हेलो एंड वेलकम टू द लर्निंग लेन। जैसा कि हम अपने पेपर 5 की सीरीज जो है वो कंटिन्यू कर रहे थे और जिसमें हम 5 जो सिलेबस के टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। एंड आपको अगर ये हेल्पफुल लग रहा है एंड कुछ हेल्प मिल रही है तो नोट्स को आप असेस कर सकते हैं फ्रॉम माय टेलीग्राम चैनल। एंड इफ यू हैव एन आइडिया और मुझे गाइड करना चाहते हैं रिगार्डिंग द नेक्स्ट टॉपिक आई शुड कवर तो आप वो भी मुझे रिकमेंड कर सकते हैं। एंड अब हम बढ़ते हैं अपने सिक्स्थ टॉपिक की तरफ, दैट इज पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ यूपी, जिसमें गवर्नर, गवर्नेंस, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्टेट असेंबली, स्टेट काउंसिल एंड सेंटर स्टेट रिलेशन जो है यूपी का वो हम सब पढ़ेंगे। यानी जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पूरा है उसको हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। शुरुआती इंफॉर्मेशन ले लेते हैं थोड़ी सी। 24 जनवरी 1950 को यूनाइटेड प्रोविंस को रीनेम किया गया था एज उत्तर प्रदेश। यानी 24 जनवरी 1950 जो है उत्तर प्रदेश का जो उत्तर प्रदेश डे हम मानते हैं। देन कांग्रेस एरा चल रहा था उस टाइम पे, लैंड रिफॉर्म्स आए, यूपी जमींदारी एबोलिशन, लैंड रिफॉर्म्स एक्ट। उस टाइम जो पॉलिटिक्स है वो काफी फ्रेगमेंटेड चल रही थी। तो शुरुआत में समाजवादी पार्टी थी अंडर मुलायम सिंह यादव, जो कि मेनली फोकस थी ओबीसी एंड मुस्लिम्स। देन एक और थी बहुजन समाज पार्टी बीएसपी, जो कि शुरू की थी कांशीराम ने, एंड उसका फोकस था मोबिलाइजेशन ऑफ दलित्स टुवर्ड सोशल जस्टिस। तो ये तो शुरुआती जस्ट हमने पार्टीज देखी। पार्टीज के बारे में हालांकि हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, पहले हम देख लेते हैं गवर्नर को। गवर्नर से रिलेटेड आर्टिकल जो है दैट इज 153। ही इज कॉल्ड एज एजेंट ऑफ सेंटर, गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड ही इज द डी ज्योर हेड। अपॉइंटमेंट एंड एलिजिबिलिटी, अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, वारंट अंडर हैंड एंड सील, आर्टिकल 155। ओथ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट दिलाता है, टर्म प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि कोई फिक्स टर्म नहीं है। सिटीजन ऑफ इंडिया है और एटलीस्ट 35 ईयर्स ऑफ एज। जनरली एक आउटसाइडर होते हैं एंड प्रेसिडेंट कंसल्ट करता है सीएम से एंड देन हम गवर्नर देखते हैं। इश्यू रिलेटेड टू ऑफिस ऑफ गवर्नर, जो आजकल काफी गवर्नर का ऑफिस है वो न्यूज में भी रहता है इन इश्यूज की वजह से, क्योंकि लैक ऑफ पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी रहती है। क्योंकि जो गवर्नर है वो काफी बार जो उसका झुकाव है, जो सेंटर में गवर्नमेंट होती है, अगर सेंटर एंड स्टेट में अलग गवर्नमेंट है तो उसकी उनकी तरफ ज्यादा होता है, और वो जो न्यूट्रलिटी एक गवर्नर के ऑफिस के लिए चाहिए वो नहीं होती। मिसयूज ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर, जो डिस्क्रिशनरी पावर अंडर आर्टिकल 163 है वो कई बार मिसयूज होती है। पॉलिटिकल सिंबोलिज्म की तरह काम करता है। मिसयूज ऑफ आर्टिकल 356, आप मुझे बताएंगे कमेंट में कि आर्टिकल 356 इज रिलेटेड टू व्हाट। मिसयूज ऑफ पावर ड्यूरिंग हंग असेंबली, हंग असेंबली के टाइम पे मिसयूज होता है पावर का। वे अहेड में हम सरकारिया एंड पुच्ची कमीशन को कोट कर सकते हैं कि कोडिफाई किया जाना चाहिए जो भी गवर्नर के ऑफिस रिलेटेड आर्टिकल एंड प्रिंसिपल्स जो भी फॉलो किए जाने चाहिए। डीपॉलिटिसाइज किया जाना चाहिए, टाइम बाउंड असेंट एंड लिमिटेड रोल। चीफ मिनिस्टर पे आ जाते हैं, ही और शी इज द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, जो कि एक्ट करते हैं एज डी फैक्टो हेड ऑफ यूपी गवर्नमेंट। अपॉइंटमेंट गवर्नर के द्वारा होता है अंडर आर्टिकल 164 सब पार्ट 1, लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी। ओथ जो है ऑफिस एंड सीक्रेसी की लेते हैं, ये एडमिनिस्टर्ड बाय गवर्नर, टर्म जो है वो फिक्स नहीं है। सीएम कैन नॉट बी डिसमिस्ड आर्बिट्ररी, रिमूव किया जाता है अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो या फिर मेजोरिटी प्रूव करने में असह यानी मेजोरिटी जो है वो प्रूव ना हो पाई हो हाउस में। इश्यूज रिलेटेड टू सीएम ऑफिस, सीएम के ऑफिस से रिलेटेड क्योंकि जो क्वेश्चंस है ना वो ज्यादातर आजकल यही आते हैं
कि किसी भी ऑफिस से रिलेटेड जो इश्यूज हैं प्रेजेंट टाइम पे, जो एक कंट्रोवर्सी से घिरा हुआ कोई भी ऑफिस रहता है, तो मेनली यही क्वेश्चन आता है मेंस में कि क्या इशू है। देन रीजनल डिस्पैरिटी हमें देखने को मिलती है, बैलेंसिंग द प्रॉब्लम, यानी कोई प्रॉब्लम है तो उसमें रीजनल डिस्पैरिटी हमें काफी देखने को मिलती है। पॉलिटिकल फैक्शनलिज्म देखने को मिलता है, यानी काफी फैक्शंस में जो पॉलिसी है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो अलग अलग बटा हुआ दिखता है। गवर्नर और सीएम का टसल चलता है, यानी कि उनकी जब एक चीज पर सहमति ना बन पाए। ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स काफी देखने को मिलते हैं, सेंट्रल ओवररीच देखने को मिलती है, एंड सेंटर स्टेट रिलेशन। वे फॉरवर्ड में लोकल गवर्नेंस को स्ट्रॉन्ग किया जाना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स पे ध्यान दिया जाना चाहिए, पुलिस मॉडर्नाइजेशन पे ध्यान दिया जाए, फिस्कल प्रूडेंस यानी कि स्टेट्स को जो है अपना जो उनकी फिस्कल कैपेसिटी है उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए, सोशल हार्मनी की तरफ ध्यान देना चाहिए। हालांकि ये काफी जेनरिक पॉइंट है, जब हम पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे या फिर हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे तो हम और अच्छे से इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे, बिकॉज what I am discussing right now is the basics that is related to the syllabus points. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की तरफ आ जाते हैं, आर्टिकल 163। आर्टिकल 164 में कहा गया है कि कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की तरफ। नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग सीएम इन अ स्टेट शैल नॉट बी लेस देन 12। 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये बात की गई थी। कॉम्पोजिशन में क्या क्या है, कैबिनेट मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट एंड डिप्टी मिनिस्टर अटैच टू कैबिनेट। हालांकि जो डिप्टी मिनिस्टर है वो मेंबर नहीं होता और ना ही कैबिनेट मीटिंग्स को अटेंड करते हैं। पावर एंड फंक्शन, लेजिस्लेटिव प्रोसेस को ईज करते हैं, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, बजटरी अप्रूवल, पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड पॉलिसी एग्जीक्यूशन। चैलेंजेस क्या हैं, फ्रेगमेंटेड मैंडेट्स हैं जिसकी वजह से पॉलिसी पैरालिसिस काफी बार देखने को मिलते हैं। इंट्रा पार्टी फैक्शनलिज्म देखने को मिलता है, पॉलिसी बायस है, वीक ओवरसाइट एंड ओवरलैपिंग रोल्स हैं। वे फॉरवर्ड क्या है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी पर ध्यान दिया जाना चाहिए, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को खत्म किया जाए, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मिनिस्ट्रियल कॉम्पिटेंस को एनहेंस किया जाए, स्ट्रेंथनिंग पार्लियामेंट्री ओवरसाइट, ट्रांसपेरेंसी एंड परफॉर्मेंस ऑडिट पर ध्यान दिया जाना चाहिए। एडवोकेट जनरल, आर्टिकल 165, अपॉइंटमेंट किया जाता है एडवोकेट जनरल का बाय गवर्नर, क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज जज ऑफ हाई कोर्ट। क्वालिफिकेशन क्या है कि क्वालिफाइड हो टू बी जज ऑफ हाई कोर्ट, सिटीजन ऑफ इंडिया हो और जुडिशियल ऑफिस को होल्ड करता हो 10 इयर्स या फिर एडवोकेट हो 10 इयर्स। टर्म जो है वो फिक्स नहीं है। ड्यूटीज, लीगल एडवाइजर, रिप्रेजेंटेशन इन कोर्ट्स ensures state government's action align with constitutional principles. Powers, आर्टिकल 165 की ऑफिस होल्ड करता है, एंड 177 सिट एज मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर और कमेटी, लेकिन वोटिंग राइट नहीं होते। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रॉम द प्रेजेंस पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। लिमिटेशंस क्या है, कंफ्लिक्ट ऑफ रोल रहता है क्योंकि इसके पास लिमिटेड इंडिपेंडेंस है, लिमिटेड ऑटोनॉमी है, कॉर्पोरेट रिस्ट्रिक्शंस हैं, ओपेक अपॉइंटमेंट प्रोसेस है, रिसोर्स का काफी शॉर्टेज रहता है, इनसिक्योर टेन्योर है, अनलिमिटेड ओवरसाइट है। वे फॉरवर्ड क्या किया जा सकता है, डीपोलिटिसाइज किया जाना चाहिए अपॉइंटमेंट की जो प्रोसेस है उसको, फिक्स टेन्योर हो, प्रोटेक्शन फ्रॉम अब्रप्ट टर्मिनेशन, एकदम से हटाने की जो प्रोसेस है उसको थोड़ा सोच समझ के किया जाना चाहिए, प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जानी चाहिए ताकि वो एक सही फैसला ले सके। ट्रांसपेरेंसी मेजर्स पे ध्यान दें, स्ट्रेंथन रिसोर्सेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब आ जाते हैं हम स्टेट लेजिस्लेचर पे। लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करते हैं, 403 मेंबर्स हैं, रिजर्व्ड सीट्स 89 हैं। एससीज के लिए इलेक्टेड डायरेक्टली बाय पीपल थ्रू यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। 5 ईयर का टर्म है, गवर्नर कैन डिसोल्व लेजिस्लेटिव असेंबली एट एनी कॉस्ट, एक्सटेंडेड 1 ईयर एट अ टाइम ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, ये भी याद रखेंगे। स्पीकर इलेक्टेड बाय मेंबर एंड डिप्टी स्पीकर। देन हम आ जाते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल, मेंबर्स कितने हैं, 100 यूपी में,
डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ इलेक्शंस हमें देखने को मिलते हैं। 1/3 लोकल बॉडी से होता है, 1/3 बाय मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, 1/12 ग्रेजुएट्स एटलीस्ट 3 years स्टैंडिंग, 1/6 नॉमिनेटेड बाय गवर्नर, लिटरेचर, साइंस, आर्ट, कोऑपरेटिव मूवमेंट एंड सोशल सर्विस, इन सब एरिया से। डिसॉल्व नहीं होती, 1/3 मेंबर रिटायर करते हैं एवरी 2 year। चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन इलेक्ट होता है मेंबर। क्रिटिकल इवैल्यूएशन लेजिस्लेटिव काउंसिल का, जो क्वेश्चन काफी आता भी है। यूपी स्पेसिफिक हम बात करें तो कॉस्ट 200 करोड़ एनुअली, 200 करोड़ तक जो पैसे हैं एनुअली लग जाते हैं। रूलिंग पार्टी का पेट्रोनेज देखने को मिलता है। ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट नेचर, यानी काफी बार जो बिल्स आते हैं उसमें ऑब्स्ट्रक्शन भी क्रिएट करते हैं। रिडंडेंट है सिंस द असेंबली ऑलरेडी रिप्रेजेंट पब्लिक विल, क्योंकि असेंबली में पब्लिक विल दिख जाती है, ऑलरेडी दिख रही होती है, क्योंकि डायरेक्ट इलेक्शन से वहां पे लोग आ रहे हैं, तो कभी कभी ऐसा लगता है जैसे इसका कोई काम ऐसा मेजर है नहीं। हालांकि जरूरी है ताकि रिविजनरी चैम्बर की तरह ये काम कर सके, यानी कोई बिल लाना है उसमें उसका एक तरह से रिवीजन उस बिल का हो सके। चेक्स एंड बैलेंसेस पे ध्यान देते हैं, डेलिबरेट रोल है। फोरम फॉर रिप्रेजेंटेशन कंटिन्यूटी बनाए रखते हैं। एक्सपर्ट रीजनिंग, क्योंकि यहाँ पर एक्सपर्ट्स भी जो हैं वो इंक्लूड किए जाते हैं। यूपी की जो लेजिस्लेटिव परफॉर्मेंस है उसको एक बार देख लेते हैं। फ्रीक्वेंट एडजर्नमेंट होता है, प्रोडक्टिविटी काफी लो है। 2023 विंटर सेशन के हिसाब से ओनली 40% प्रोडक्टिविटी हमें देखने को मिली थी। लिमिटेड इफेक्टिवनेस है लेजिस्लेटिव काउंसिल की, नॉन बाइंडिंग रिकमेंडेशन है। पार्टीशन, डिवाइड एंड पॉलिटिकल पोलराइजेशन काफी देखने को मिलता है। गवर्नर लेजिस्लेचर डायनेमिक्स एंड डिस्क्रिशनरी इंटरवेंशंस होते हैं उनके रोल में। पॉलिटिसाइजेशन, एक्सपर्ट एडवाइस, इन्फ्लुएंस्ड बाय पॉलिटिकल लॉयल्टी, यानी लॉयल्टी निभाने पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। सॉरी। वे फॉरवर्ड देखते हैं। स्ट्रेंथन किया जाना चाहिए लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स को। कमिटी सिस्टम को एनहेंस करें। लॉ मेकिंग प्रोसेस में रिफॉर्म लाएं। कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ लेजिस्लेचर। अब चीफ सेक्रेटरी पीवाईक्यू भी है ये। टॉप मोस्ट सिविल सर्वेंट एंड एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट सेक्रेटरीट होते हैं ये। एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं, प्रिंसिपल एडवाइजर, पॉलिसी इंप्लीमेंट करते हैं, कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं, क्राइसिस मैनेजमेंट का काम करते हैं, ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप एंड पब्लिक इंटरफेस की तरह काम करते हैं। सेंटर स्टेट रिलेशन में यूपी का रोल इन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं हम। पॉलिटिकल वेटेज है, 80 लोकसभा एंड 31 राज्यसभा सीट है। फिस्कल कंट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंस है। एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑर्डिनेशन है। पॉलिसी लेबोरेटरी, क्योंकि काफी सारी ऐसी स्कीम्स हैं जो यूपी में चलाई जाती हैं और फिर बाद में पूरे इंडिया में उन्हें लाया जाता है, क्योंकि वो एक सक्सेसफुल मॉडल को दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू सो मच। आई होप कि ये इनिशिएटिव आपको पसंद आ रहा होगा। डू कमेंट एंड लेट मी नो कि क्या और लाने की जरूरत है। थैंक यू सो मच। एक बार हम सिलेबस कवर कर लेते हैं, बेसिक्स कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम पीवाईक्यू प्रैक्टिस भी करेंगे। एंड फॉर दैट आई नीड योर हेल्प एज वेल एज योर साथ, ताकि मैं थोड़ा सा मोटिवेट फील करूं कि मैं इस चीज को आगे बढ़ा सकूं। एंड थैंक यू सो मच।